मोदी सरकार बनने की कवायद तेज, इंडिया गठबंधन की नजर है एनडीए की गतिविधियों पर। We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. पर सवाल है कि सत्ता में भागीदारी का पेच कैसे सुलझाएगी बीजेपी। नतीजों वाले दिन शेयर मार्केट में भारी उठापटक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह पर हमला बोला। 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? करेंगे विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के साथ। गजा में संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर इसराइल ने की एयर स्ट्राइक, कम से कम 35 लोगों की मौत। पर पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए सुमरनप्रीत कौर से। भारत की पीएम नरेंद्र मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन चीन ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर विरोध दर्ज करवाया है। चीन की समाचार एजेंसी ग्लोबल टाइम्स से विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन ताइवान के नेता को दी गई पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर विरोध दर्ज करवाता है। जिन भी देशों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, उनके नेताओं की ताइवान के नेताओं के साथ आधिकारिक बातचीत का चीन हमेशा विरोध करता रहा है। दुनिया में सिर्फ एक चीन है। भारत ने वन चाइना सिद्धांत के संबंध में गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी। पीएम शेख हसीना के लिए भाषण लिखने वाले एम नजरुल इस्लाम ने समाचार एजेंसी बीएसएस से कहा, पीएम शेख हसीना ढाका से शुक्रवार शाम 4 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने का न्योता दिया। शेख हसीना ने इस न्योते को स्वीकार किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने पर बधाई दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार उन्होंने मोदी को बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई। कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पैमाना और दायरा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ हफ्तों की अवधि में करोड़ों लोगों ने अपना वोट डाला, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बधाई संदेश का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया कहा। विश्व के कई बड़े नेता और द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह के लिए नॉर्मैंडी, फ्रांस में है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एलाइज की तुलना यूक्रेन के समर्थन में आए नेटो देशों से की है। जो बाइडेन कह रहे हैं, हम उन बुरी ताकतों को जानते हैं जिनके खिलाफ एलाइज ने 80 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। बुरी ताकतें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं। आक्रामकता और लालच, हावी होना, सब कुछ नियंत्रण में रखने की इच्छा, बल के प्रयोग से सीमाओं को बदलने की इच्छा, ये हमेशा होगा। तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ यूरोप में हम इसका उदाहरण देख रहे हैं। यूक्रेन पर एक तानाशाह द्वारा आक्रमण किया गया है। यूक्रेन के लोगों ने साहस दिखाया है, उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका और नेटो और 50 से ज्यादा देशों का गठबंधन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन से बचने में मदद के लिए जीवाश्म ईंधन के विज्ञापन पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। गुटेरेस ने विश्व नेताओं को चेतावनी दी है कि पृथ्वी को बचाने के लिए 18 महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। We are at a moment of truth. The truth is, almost 10 years since the Paris Agreement was adopted. एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई ये है कि पेरिस समझौते के अपनाए जाने के बाद और 10 साल बाद दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य, इस पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। दुनिया में उत्सर्जन इतनी तेजी से हो रहा है कि 2030 तक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर।
सुमिरन, कल जिस एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा था वो एनडीए के घटक दलों की तस्वीर थी। ये तस्वीर चुनाव परिणाम घोषित होने के अगले दिन उस वक्त की थी जब एनडीए के घटक दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। लेकिन इस फोटो में जिस पर नजरें टिकी थीं वो थी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। जी बिल्कुल, मोदी के बगल में नायडू और उनके बगल में नीतीश थे। ये उन सवालों का जवाब था कि नायडू और नीतीश एनडीए के साथ हैं या नहीं। बैठक में मोदी को नेता चुना गया और खबरें हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें कि मोदी को दल का नेता चुना जाएगा। और इस समय जब हम इस पॉडकास्ट का प्रसारण कर रहे हैं, इस समय भी प्रधानमंत्री आवास पर एक ही बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दरअसल बैठकों का दौर तो तब से चल रहा है, चुनाव परिणाम से पहले भी और अभी भी चल रहा है। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के लिए अब खुद को तैयार कर रही है। लेकिन सरकार गठन की तैयारियों के बीच अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के तेवर उन्होंने दिखा दिए। राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शेयर बाजार को लेकर किए गए दावों से 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वो इसकी जांच चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला मोदी सरकार के गठन के फॉर्मूले की और दूसरा राहुल के तेवरों की। तो पहले बात करते हैं सरकार गठन की तैयारियों की। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कमर कस रही है। उसे भरोसा है कि सारे जो घटक दल है उसके साथ है, उससे कोई दूर छिटकेगा नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एनडीए की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और उसके कई विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद खड़गे ने कहा कि हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला, वी विल टेक appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. तो खड़गे कह रहे हैं कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से वो सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। उधर शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत से जब सवाल किया गया कि क्या इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए पीएम पद पर दावा छोड़ सकता है, इसके जवाब में संजय राउत क्या बोले, सुने। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, तो हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। तो तीसरी कसम लेने की इच्छा की बात की उन्होंने। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव से मिले और उनकी ये मुलाकात उनके दिल्ली वाले घर पे हुई। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव से जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और बनर्जी के बीच में बातचीत हुई है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव अलग तरीके से होती है और सरकारें अलग तरीके से बनती हैं। खुशी की बात तो यह है कि अब जो विपक्ष है वो बेहद मजबूत होगा। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये अग्निवीर की नौकरी का। चुनाव अलग तरीके से होता है और सरकार अलग तरीके से बनती है, सरकार गिनती से बनती है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। तो अयोध्या पर बात कर रहे थे अखिलेश यादव। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार का जो अहंकार है वो नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेताओं के बारे में बात की और कहा कि बीजेपी को अब वो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे। देखिए, कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा। चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0/सन्नाटा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा। उधर
एलजेपी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असफल प्रयास कर सकता है। महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है ये जनादेश। तो मोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस रहा तो कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अभी भी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, जो लोकसभा के रुझान आए हैं वो लोकसभा के रुझान में ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिली है। पहली बार अखिलेश यादव जी को 38 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बीजेपी खत्म हो गई है, वहाँ बीजेपी नहीं है। वो कुछ अलग अलग कारणों से बीजेपी की उतनी सफलता मिली नहीं है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अखिलेश यादव ने हवा में रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। आज दिन भर जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठकों का दौर चलता रहा, और इस समय जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। और ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, आप इस लंबी पृष्ठभूमि को सुनते हुए आ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जो फार्मूला है, यानी कि माथापच्ची का दौर, ये तो शुरू है। और सवाल ये कि जो सत्ता की भागीदारी का जो पेच है वो कैसे सुलझाएगी भारतीय जनता पार्टी? सबकी अपनी अपनी डिमांड। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री अमित शाह, इनको अपने सोच में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इनको जो जिस तरह से 10 साल सरकार चलाई है, उस स्टाइल को, उस तेवर को, उस कलेवर को पूरी तरह से त्यागना होगा। आपने अभी इतनी सारी साउंड बाइट्स जो सुनाई, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से या सच के नजदीक वो मनोज झा की साउंड बाइट थी, जिसमें कहा उसने कि भाई अब ये जो नायडू और नीतीश कुमार की कॉम्बिनेशन जिनके सहारे सरकार बन पाएगी और फिर चलेगी आगे, वो कुछ चीजें नहीं करने देंगे। जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, बियॉन्ड अ पॉइंट हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला पाएगी बीजेपी, बियॉन्ड अ पॉइंट झूठ नहीं बोल पाएगी, मन मर्जी के बुलडोजर नहीं चलेंगे। चाहे वो योगी के बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, ईडी सीबीआई एजेंसीज के बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। तो उस पे एक चेक एंड बैलेंसेस आ गए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि खड़गे साहब ने, जैसे आपने सुना है कि अप्रोप्रिएट स्टेप एट अप्रोप्रिएट टाइम, वो कहना उनकी रणनीति भी और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि अभी तो गणित उनके साथ नहीं है ना। जनादेश आप कैसे भी कहें, खंडित जनादेश है, बिखरा हुआ जनादेश है, कम जनादेश है, लेकिन एक जनता का मत एनडीए के पक्ष में गया है। तो 240 सीटें हैं जी, बीजेपी। आप जो कह रहे हैं कि क्या कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी कोई चीज होगी जिसमें कि कुछ मुद्दे हटा दिए जाएंगे, जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था? देखिए, बातें तो इतनी सारी चल रही हैं, जब स्पष्ट होंगी तब और स्पष्ट होंगी तस्वीर। लेकिन अभी तो सारी दुनिया बदल गई ना। अब बात चल रही है कि एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, बात चल रही है कि उसका एक कन्वीनर बनेगा। तो कन्वीनर जब बनेगा तो ऑब्वियसली वो बीजेपी के इतर बनेगा, बाहर से बनेगा सहयोगी दल का। तो वो एनडीए का कन्वीनर कभी भी कहेगा कि जल्दी साहब 50 दिन हो गए एनडीए की बैठक नहीं हुई है, मैं कन्वीन कर रहा हूँ, आहूत कर रहा हूँ बैठक, 3 दिन बाद इस समय यहाँ पे होगी। आना पड़ेगा सबको, सुननी पड़ेगी उसकी बात। अब जैसे टीडीपी की चर्चा चल रही है कि वाजपेयी के टाइम में उनके पास स्पीकर का पद था, वो फिर मांग रहे हैं, देना पड़ेगा। बड़ा मजबूरी है बीजेपी के लिए, बिल्कुल नहीं देना चाहेगी बीजेपी। लेकिन अगर सरकार बनानी है और अगर टीडीपी अड़ गई तो फिर कोई विकल्प नहीं है ना, या तो सरकार बनाओ मत या स्पीकर का पद त्यागो। अब स्पीकर का पद इस तरह की संसद में बहुत ही अहम हो जाता है। संसद की सारी गुना भाग स्पीकर की बंद मुट्ठी में होती है। वो कब कह दे कि प्रधानमंत्री जी आइए, आप ये विपक्ष ने प्रस्ताव पारित किया है, उनके नेता ने ये बात कही है, आप आके जवाब दीजिए। कब वो कोई अगर ऐसी घनिष्ठता
मारामारी शुरू हो तो स्पीकर का और राष्ट्रपति का ही भूमिका, दो जनों की भूमिका होती है, स्पीकर की राष्ट्रपति से भी ज्यादा। तो स्पीकर तो एक ऐसा पद हो गया ना, जब स्थितियां जब तक सही है स्पीकर की कोई उतनी अहमियत नहीं है, अहमियत तो तब ही है, लेकिन अगर स्थितियां गड़बड़ हुई, थोड़ा सा भी झोल आया, तो स्पीकर तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल पद हो जाता है, जो हम सुमित्रा महाजन के दौर में नहीं देख पाए और ओम बिरला जी के दौर में तो कतई नहीं देख पाए। वो तो बिल्कुल ही सरकारी रबर स्टैम्प स्पीकर थे। जी, थोड़ा सा मैं इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले जा रहा हूँ। जिस पद की आप बात कर रहे हैं, स्पीकर के पद की बात कर रहे हैं, तो ज़रा याद कीजिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की 9 दिन की सरकार थी, तो उस समय स्पीकर के वोट का जो फैसला था, जिसने कि एक वोट से वो सरकार गिर गई, उस समय स्पीकर का रोल कितना इम्पोर्टेंट था। तो और प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय में भी जब गठबंधन सरकार थी, तो स्पीकर का जो पद है वो सहयोगी दल के पास था, टीडीपी के पास था। टीडीपी के पास था। एक हवाई जहाज क्रैश में या हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी असम में। जी, अगर स्पीकर का पद के अलावा वो कौन कौन से पद होंगे जिस पर कि मतलब भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करना चाहेगी, और टीडीपी और जो नीतीश हैं वो चाहेंगे कि ये कम से कम इतने महत्वपूर्ण पद हमें मिलें, ये खींचतान मोल तोल? देखिए, 4-5 जो बड़े मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सबसे प्रमुख मंत्रालय हैं। रेलवेज, ये 4 मतलब टॉप ऑफ द लाइन मिनिस्ट्रीज हैं। अब मिनिस्ट्री कौन सी ले पाते हैं, कौन सी बीजेपी देने को तैयार होगी, ये बहुत डेलिकेट नेगोशिएशन होगी, क्योंकि उसके साथ साथ उनको बिहार के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनको आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए होगा, कई दूसरे भी गुना भाग चल रहे होंगे, नया कैपिटल बनना है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए फंडिंग करनी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो सहयोगी दल है, उनकी नजर एक बात पे निश्चित रूप से रहनी है, जैसे एक तो स्पीकर का पद, और दूसरा किस तरह से आने वाले समय में एजेंसियों का दुरुपयोग ही हो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो एक बिल्कुल ऐसे निकलते थे ना धनुष में से तीर की तरह की, जिस तरफ सादा बस गए और सीधा हिट, वो केस तो होगा नहीं होगा, लेकिन एक कंप्लीट हैरेसमेंट बंद करो, और सारे विपक्षी निशाने पे, वो टीडीपी और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे हो। अब उसको कैसे साधते हैं, क्या इस तरह से क्या होता है, ये तो सब बंद कमरों में डिसाइड होगा, और बहुत पेचीदी भरी नेगोशिएशंस और इस पे डिस्कशन होंगे। लेकिन दिलचस्प है, जैसे मैंने कहा ना, सरकार बन रही है और बिल्कुल जनादेश के साथ बन रही है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जी, संजीव जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, दूसरे विषय पर आते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शेयर बाजार को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 12 मई को अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदना चाहिए। पीएम मोदी 19 मई को कहते हैं कि शेयर बाजार आगे जाएगा। 31 मई को बड़ी एक्टिविटी होती है, 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। तो राहुल गांधी क्या बोले, ये सुनिए। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। तो संजीव जी, दोबारा शामिल कर रहा हूं, बीजेपी का सारा फोकस तो सरकार बनाने को लेकर, माथापच्ची करनी है, मंत्रालय तय करने हैं, किसको क्या देना है ये तय करना है। इन सब के बीच में राहुल गांधी का ये प्रहार कैसे देखते हैं आप इसे? जेपीसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले सवाल के उत्तर में आखिर में कहा कि अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। बीजेपी का सारा प्रयास और फोकस सरकार बनाने में है, विपक्ष का सारा प्रयास और फोकस इस बात पर है कि कैसे सरकार को पहले दिन से ही शर्मिंदगी और आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाए। तो बात यह है कि मैं राहुल गांधी के आरोपों से इस तरह तो सहमत नहीं हूं कि बहुत बड़ा कोई घोटाला हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई आप, मुझे सही युक्ति या लोकोक्ति समझ में नहीं आ रही,
एकदम से। लेकिन बात यह है कि शेयर बाजार में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा हावी है, कौन सी कम्युनिटी देश के अंदर सबसे ज्यादा शेयर बाजार का कारोबार करती है? गुजराती। तो मतलब अब वो उन्होंने जानबूझ के कहा, मोदी जी ने, अमित शाह ने किसी प्रायोजित सोच के तहत कहा, या गुजरातियों से शेयर बाजार की बात किए बिना रहा ही नहीं जाता? उनके सोच का और एक जो पूरा जो उनका माइंड स्पेस है उसमें एक हिस्सा स्टॉक मार्केट भी रखता है। ये इस संदर्भ में कह दिया कि भाई हमारी सरकार आएगी और बढ़ेंगे शेयर के भाव, खरीद लो। तो ये, और एग्जिट पोल को लेके तो बहुत चर्चा हुई। एग्जिट पोल को लेके तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, बेसिकली एग्जिट देने के लिए आया है निवेशकों को, जिनको मालूम है अंदर ही खबर, वो एग्जिट कर जाए ऊंचे दामों पे और फिर नीचे आए फिर खरीद ले, तो ऐसे मुनाफा। लेकिन 30 लाख करोड़ की कोई हेरा फेरी हुई, कोई बहुत ही, अब एक्चुअली ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जांच करके भी कोई क्या कर लेगा? और एफआईआई तो लगातार मतलब बेच रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। पिछले 2 महीने में उन्होंने कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक बेच दिए हैं। तो डीआईआई खरीद रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ज्यादा खरीद रहे हैं। तो क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को लगता है कि चलेगी सरकार। देखिए, आप खुद देखिए ना मोहनलाल जी, एग्जिट पोल आया, मार्केट फट गया, ऊपर की तरफ चल गया। रिजल्ट आए, मार्केट धाराशायी हो गया, जमीन पे आए गिरा। लेकिन उसके बाद फिर स्टेबल हो गया ना, क्योंकि उनको लगा ठीक है भाई, बहुत मजबूत 56 इंच सीने की सरकार नहीं भी आई है, लेकिन सरकार इनकी बन रही है। तो ब्रॉडली शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी को डिसलाइक करता है या उससे डरता है, तो उसको जहां निश्चितता दिखती है वो वापस थोड़ा स्थायित्व आ जाता है उसमें। तो इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की बात भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह सही है, विपक्ष के बड़े नेता हैं, मौका मिला जी, और अडानी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी अपनी टिप्पणी करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। पॉडकास्ट में आगे हम क्या सुनेंगे? गजा इसराइल में एक खबर ये है कि वहां पर यूएन के एक स्कूल पर इसराइली स्ट्राइक में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है। और इससे पहले सुमिरन हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ें, दूसरे चरण की ओर बढ़ें, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि फेसबुक पर जो हमें सुन रहे हैं वो हमें कृपया इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर सुने, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कई लोग लिख रहे हैं कि सुनने में दिक्कत आ रही है और नेटवर्क की प्रॉब्लम समझ में आती है। राकेश कुमार दुबे लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं की कद्र नहीं की। मोहम्मद हुसैन हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। मनोहर चमोली कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल कुछ भी करे, लेकिन ये मौका है इंडिया गठबंधन का को जोर तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने का सुनहरा मौका। डीके परमार कह रहे हैं अयोध्या फैजाबाद में जनरल सीट में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट देकर वो गेम चेंजर बन गए। जी, अगर यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूं तो मोहम्मद अली हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष अब जाकर मजबूत हुआ है। अनूप कुमार कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कई सालों से गठबंधन में है और अब वक्त है कि नीतीश को राजनीति के दौर में उनका वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। SSBC हैं जो कह रहे हैं कि एक वोट से जो सत्ता है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा चरण, बात गजा और इसराइल की। इसराइल ने मध्य गजा में एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है और उधर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ दोहा में युद्ध विराम व बंधक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। डेर अल बलाह में तगड़ी बमबारी की खबरें हैं। इसराइल का कहना है कि वहां हमास का ठिकाना था जिस पर वो हमला कर रहा है। सेंट्रल गजा में सैकड़ों विस्थापित फलस्तीनियों से भरे संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इसराइली हवाई हमले में कथित तौर पर कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। स्थानीय पत्रकारों ने BBC को बताया कि नुसरत शरणार्थी शिविर में की स्कूल की ऊपरी मंजिल की क्लास पर एक युद्धक विमान ने मिसाइलें दागी। इस घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें तबाही और कई शव दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो फुटेज जारी हुआ है उसमें ध्वस्त हो चुकी क्लासेस और कफन में लिपटे हुए शव दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसराइली सेना ने कहा है कि उसने स्कूल में हमास के ठिकानों पर सटीक हमला किया और कई लड़ाके जो हैं हमास के वो मारे गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इधर ही भीतर मौजूद थे। इनकी संख्या 20 से 30 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि हमास का जो मीडिया ऑफिस है उसने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि इसराइल ने भयानक नरसंहार किया है। हालांकि इसराइली सेना बार बार ये जोर देकर कहती रही है कि उसने नागरिकों को नुकसान
नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन हमास लगातार इसे नरसंहार बताता रहा है। हमले में मारे गए और घायल लोगों को अल अक्सा अस्पताल में ले जाया गया। गालिया मंसूर ने कहा कि उनके बेटे अहमद की इस हमले में मौत हो गई। हम अल कस्तल टावर्स में विस्थापित हैं। मेरे बेटे ने सुबह 2:30 बजे फोन करके बताया कि उसका दूसरा बेटा अहमद शहीद हो गया है। उन्होंने उसे स्कूल की क्लास में मिसाइल से मरते देखा। हम जागते रहे और अब तक सोए नहीं हैं। वे मेरे बेटों में सबसे छोटा और मेरा सबसे प्यारा बेटा था। महा इस्सा, जिनके पिता रिश्तेदार हवाई हमले में मारे गए, उन्होंने बताया, हम UNRWA के स्कूल में थे। दोपहर 3 बजे हमने स्कूल पर 5 मिसाइलें गिरने की आवाज़ सुनी। मैं दौड़ते हुए बाहर गई और देखा 3 कक्षाओं में आग जल रही थी। 50 लोग मारे गए। मेरे पिता सीधे मिसाइल की चपेट में आ गए थे और मेरे चाचा और मेरे 2 चचेरे भाई शहीद हो गए। जूलियट टूमा, संयुक्त राष्ट्र की जो फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी है उसकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। I have seen those statements from the Israeli army and I have no way. जूलियट टूमा कह रही हैं, मैंने इस्राएली सेना के उन बयानों को देखा है और मेरे पास इन दावों की पुष्टि या दावों को खारिज करने के लिए कोई तरीका नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि वहाँ 6000 लोग शरण ले रहे थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वो संयुक्त राष्ट्र के काम करने की जगह है। उस पर एक संयुक्त राष्ट्र ध्वज भी था। ऐसी जगह की जानकारी इस्राएली सेना को कई बार साझा की जाती है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि UNRWA का कहना है कि ऐसी जगहों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और कई बार UN जो है ऐसी जगहों की जानकारी सेना को ज़रूर बताती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे हमले हो जाते हैं। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, ये हमला कितना बड़ा हमला है और क्या इससे जो शांति वार्ता चल रही है, शांति का मध्यस्थ का प्रस्ताव चल रहा है, इसका असर इस पे भी कुछ पड़ेगा? देखिए, ये हमला इस्राएली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही प्रिसाइज जो है ये हमला था और उन्होंने 3 उन वहां पर कमरों को जो है टारगेट किया था जहां पर कि उनकी जानकारी के अनुसार 20 से 30 तकरीबन हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ही संगठनों के वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। तो इस्राएली फौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हर तरह की जो है तैयारी कर रखी थी कि जिससे कि वहां पर आम जो लोग फिलिस्तीनी जो वहां पर शरण लिए हुए थे उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। और अभी भी वो अपने दावे पर जो है वो बने हुए हैं। हालांकि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और वहां पर बहुत सारे आम लोग मारे गए हैं। हमास का जो वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 लोग इस हमले में मारे गए। तो ये हमला जो है ये काफी बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जबकि एक शरणार्थी शिविर पे हुआ है जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे, तो जाहिर है कि इसका असर काफी पड़ेगा। जो शांति वार्ता चल रही है उस पर भी उसका असर पड़ना बिल्कुल जाहिर है कि उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताएं कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर लगातार बहुत जो है कार्रवाई में तेजी आई है, इस्राएली जो फौज है उसकी कार्रवाई में। और एक तरफ तो शांति वार्ता की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने तकरीबन 3.5 लाख आरक्षित सैनिकों को जो है इकट्ठा कर रखा है और वहां पर इस्राएली फौज की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ रही है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा फौजी जो हैं उनको अंदर ले जाया गया है और वहां पर हर जगह हर इलाके में लगभग जो है कार्रवाई में तेजी आई है। और इसको शांति वार्ता के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस्राइल इस प्रस्ताव के लिए इसलिए तैयार हुआ है कि उसे इस बात की उम्मीद है कि जब तक इस प्रस्ताव पर कोई कामयाबी मिलेगी तब तक वो शायद जिन लक्ष्यों को लेकर के वहां पर आगे बढ़ा था उसमें भी कामयाबी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, पॉडकास्ट में यरूशलेम से शामिल होने के लिए। तो सुमिरन, कुछ बता दें क्रिकेट वगैरह? जी बिल्कुल। कल फाइनली भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अपना खाता खोला। भारत और आयरलैंड का मुकाबला हुआ। आयरलैंड सिर्फ 96 रन बना पाई और ये लक्ष्य भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल किया। 97 रन बनाए, 8 विकेट से मुकाबला जीता और रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और अब सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के मैच पर जो होगा 9 जून को। मोदी सरकार बनने की कवायद तेज, इंडिया गठबंधन की नजर है एनडीए की गतिविधियों पर। We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's
government. पर सवाल है कि सत्ता में भागीदारी का पेच कैसे सुलझाएगी बीजेपी। नतीजों वाले दिन शेयर मार्केट में भारी उठापटक पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह पर हमला बोला। 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? करेंगे विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के साथ। गजा में संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर इसराइल ने की एयर स्ट्राइक, कम से कम 35 लोगों की मौत। पर पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए सुमरनप्रीत कौर से। भारत की पीएम नरेंद्र मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन चीन ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर विरोध दर्ज करवाया है। चीन की समाचार एजेंसी ग्लोबल टाइम्स से विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, चीन ताइवान के नेता को दी गई पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर विरोध दर्ज करवाता है। जिन भी देशों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, उनके नेताओं की ताइवान के नेताओं के साथ आधिकारिक बातचीत का चीन हमेशा विरोध करता रहा है। दुनिया में सिर्फ एक चीन है। भारत ने वन चाइना सिद्धांत के संबंध में गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगी। पीएम शेख हसीना के लिए भाषण लिखने वाले एम नजरुल इस्लाम ने समाचार एजेंसी BSS से कहा, पीएम शेख हसीना ढाका से शुक्रवार शाम 4 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने का न्योता दिया। शेख हसीना ने इस न्योते को स्वीकार किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने पर बधाई दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार उन्होंने मोदी को बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई। कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पैमाना और दायरा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ हफ्तों की अवधि में करोड़ों लोगों ने अपना वोट डाला, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बधाई संदेश का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया कहा। विश्व के कई बड़े नेता और द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह के लिए नॉर्मैंडी, फ्रांस में है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के एलाइज की तुलना यूक्रेन के समर्थन में आए नेटो देशों से की है। जो बाइडेन कह रहे हैं, हम उन बुरी ताकतों को जानते हैं जिनके खिलाफ एलाइज ने 80 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। बुरी ताकतें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं। आक्रामकता और लालच, हावी होना, सब कुछ नियंत्रण में रखने की इच्छा, बल के प्रयोग से सीमाओं को बदलने की इच्छा, ये हमेशा होगा। तानाशाही और स्वतंत्रता के बीच संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ यूरोप में हम इसका उदाहरण देख रहे हैं। यूक्रेन पर एक तानाशाह द्वारा आक्रमण किया गया है। यूक्रेन के लोगों ने साहस दिखाया है, उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका और नेटो और 50 से ज्यादा देशों का गठबंधन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन से बचने में मदद के लिए जीवाश्म ईंधन के विज्ञापन पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। गुटेरेस ने विश्व नेताओं को चेतावनी दी है कि पृथ्वी को बचाने के लिए 18 महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। We are at a moment of truth. The truth is, almost 10 years since the Paris Agreement was adopted. एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई ये है कि पेरिस समझौते के अपनाए जाने के बाद और 10 साल बाद दीर्घकालिक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य, इस पर अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। दुनिया में उत्सर्जन इतनी तेजी से हो रहा है कि 2030 तक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। सुमिरन, कल जिस एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा था वो एनडीए के घटक दलों की तस्वीर थी।
ये तस्वीर चुनाव परिणाम घोषित होने के अगले दिन उस वक्त की थी जब एनडीए के घटक दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। लेकिन इस फोटो में जिस पर नजरें टिकी थीं वो थी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। जी बिल्कुल, मोदी के बगल में नायडू और उनके बगल में नीतीश थे। ये उन सवालों का जवाब था कि नायडू और नीतीश एनडीए के साथ हैं या नहीं। बैठक में मोदी को नेता चुना गया और खबरें हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें कि मोदी को दल का नेता चुना जाएगा। और इस समय जब हम इस पॉडकास्ट का प्रसारण कर रहे हैं, इस समय भी प्रधानमंत्री आवास पर एक ही बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। दरअसल बैठकों का दौर तो तब से चल रहा है, चुनाव परिणाम से पहले भी और अभी भी चल रहा है। बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के लिए अब खुद को तैयार कर रही है। लेकिन सरकार गठन की तैयारियों के बीच अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के तेवर उन्होंने दिखा दिए। राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शेयर बाजार को लेकर किए गए दावों से 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वो इसकी जांच चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम 2 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला मोदी सरकार के गठन के फॉर्मूले की और दूसरा राहुल के तेवरों की। तो पहले बात करते हैं सरकार गठन की तैयारियों की। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कमर कस रही है। उसे भरोसा है कि सारे जो घटक दल है उसके साथ है, उससे कोई दूर छिटकेगा नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एनडीए की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और उसके कई विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद खड़गे ने कहा कि हम सही समय पर सही कदम उठाएंगे। बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला, वी विल टेक appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. तो खड़गे कह रहे हैं कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से वो सही वक्त पर सही कदम उठाएंगे। उधर शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत से जब सवाल किया गया कि क्या इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए पीएम पद पर दावा छोड़ सकता है, इसके जवाब में संजय राउत क्या बोले, सुने। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, तो हमने कहा कि पहले आप, उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। तो तीसरी कसम लेने की इच्छा की बात की इन्होंने। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव से मिले और उनकी ये मुलाकात उनके दिल्ली वाले घर पे हुई। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव से जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और बनर्जी के बीच में बातचीत हुई है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव अलग तरीके से होती है और सरकारें अलग तरीके से बनती हैं। खुशी की बात तो यह है कि अब जो विपक्ष है वो बेहद मजबूत होगा। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये अग्निवीर की नौकरी का। चुनाव अलग तरीके से होता है और सरकार अलग तरीके से बनती है, सरकार गिनती से बनती है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। तो अयोध्या पर बात कर रहे थे अखिलेश यादव। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार का जो अहंकार है वो नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेताओं के बारे में बात की और कहा कि बीजेपी को अब वो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे। देखिए, कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा। चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0 बटा सन्नाटा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा। उधर
एलजेपी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असफल प्रयास कर सकता है। महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है ये जनादेश। तो मोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस रहा तो कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अभी भी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, जो लोकसभा के रुझान आए हैं वो लोकसभा के रुझान में ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिली है। पहली बार अखिलेश यादव जी को 38 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बीजेपी खत्म हो गई है, वहाँ बीजेपी नहीं है। वो कुछ अलग अलग कारणों से बीजेपी की उतनी सफलता मिली नहीं है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में तब बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अखिलेश यादव ने हवा में रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। आज दिन भर जैसा कि हमने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठकों का दौर चलता रहा, और इस समय जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। और ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, आप इस लंबी पृष्ठभूमि को सुनते हुए आ रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जो फार्मूला है, यानी कि माथापच्ची का दौर, ये तो शुरू है। और सवाल ये कि जो सत्ता की भागीदारी का जो पेच है वो कैसे सुलझाएगी भारतीय जनता पार्टी? सबकी अपनी अपनी डिमांड। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री अमित शाह, इनको अपने सोच में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इनको जो जिस तरह से 10 साल सरकार चलाई है उस स्टाइल को, उस तेवर को, उस कलेवर को पूरी तरह से त्यागना होगा। आपने अभी इतनी सारी साउंड बाइट्स जो सुनाई, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से या सच के नजदीक वो मनोज झा की साउंड बाइट थी, जिसमें कहा उसने कि भाई अब ये जो नायडू और नीतीश कुमार की कॉम्बिनेशन जिनके सहारे सरकार बन पाएगी और फिर चलेगी आगे, वो कुछ चीजें नहीं करने देंगे। जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, बियॉन्ड अ पॉइंट हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला पाएगी बीजेपी, बियॉन्ड अ पॉइंट झूठ नहीं बोल पाएगी, मन मर्जी के बुलडोजर नहीं चलेंगे। चाहे वो योगी के बुलडोजर की बात नहीं कर रहा, ईडी सीबीआई एजेंसीज के बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। तो उस पे एक चेक एंड बैलेंसेस आ गए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि खड़गे साहब ने, जैसे आपने सुना है कि अप्रोप्रिएट स्टेप एट अप्रोप्रिएट टाइम, वो कहना उनकी रणनीति भी और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि अभी तो गणित उनके साथ नहीं है ना। जनादेश आप कैसे भी कहें, खंडित जनादेश है, बिखरा हुआ जनादेश है, कम जनादेश है, लेकिन एक जनता का मत एनडीए के पक्ष में गया है। तो 240 सीटें हैं जी, आप जो कह रहे हैं कि क्या कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी कोई चीज होगी जिसमें कि कुछ मुद्दे हटा दिए जाएंगे, जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था? देखिए, बातें तो इतनी सारी चल रही हैं, जब स्पष्ट होंगी तब और स्पष्ट होंगी तस्वीर। लेकिन अभी तो सारी दुनिया बदल गई ना। अब बात चल रही है कि एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, बात चल रही है कि उसका एक कन्वीनर बनेगा। तो कन्वीनर जब बनेगा तो ऑब्वियसली वो बीजेपी के इतर बनेगा, बाहर से बनेगा, सहयोगी दल का। तो वो एनडीए का कन्वीनर कभी भी कहेगा कि जल्दी साहब 50 दिन हो गए एनडीए की बैठक नहीं हुई है, मैं कन्वीन कर रहा हूँ, आहूत कर रहा हूँ बैठक, 3 दिन बाद इस समय यहाँ पे होगी। आना पड़ेगा सबको, सुननी पड़ेगी उसकी बात। अब जैसे टीडीपी की चर्चा चल रही है कि वाजपेयी के टाइम में उनके पास स्पीकर का पद था, वो फिर मांग रहे हैं, देना पड़ेगा। बड़ा मजबूरी है बीजेपी के लिए, बिल्कुल नहीं देना चाहेगी बीजेपी। लेकिन अगर सरकार बनानी है और अगर टीडीपी अड़ गई तो फिर कोई विकल्प नहीं है ना, या तो सरकार बनाओ मत या स्पीकर का पद त्यागो। अब स्पीकर का पद इस तरह की संसद में बहुत ही अहम हो जाता है। संसद की सारी गुना भाग स्पीकर की बंद मुट्ठी में होती है। वो कब कह दे कि प्रधानमंत्री जी आइए, आप ये विपक्ष ने प्रस्ताव पारित किया है, उनके नेता ने ये बात कही है, आप आके जवाब दीजिए। कब वो कोई अगर ऐसी गणित का
मारामारी शुरू हो तो स्पीकर का और राष्ट्रपति का ही भूमिका, दो जनों की भूमिका होती है, स्पीकर की राष्ट्रपति से भी ज्यादा। तो स्पीकर तो एक ऐसा पद हो गया ना, जब स्थितियां जब तक सही है स्पीकर की कोई उतनी अहमियत नहीं है, अहमियत तो तब ही है, लेकिन अगर स्थितियां गड़बड़ हुई, थोड़ा सा भी झोल आया, तो स्पीकर तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल पद हो जाता है, जो हम सुमित्रा महाजन के दौर में नहीं देख पाए और ओम बिरला जी के दौर में तो कतई नहीं देख पाए। वो तो बिल्कुल ही सरकारी रबर स्टैम्प स्पीकर थे। जी, थोड़ा सा मैं इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले जा रहा हूँ। जिस पद की आप बात कर रहे हैं, स्पीकर की पद की बात कर रहे हैं, तो ज़रा याद कीजिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की 9 दिन की सरकार थी, तो उस समय स्पीकर के वोट का जो फैसला था, जिसने कि एक वोट से वो सरकार गिर गई, उस समय स्पीकर का रोल कितना इम्पोर्टेंट था। तो और प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय में भी जब गठबंधन सरकार थी, तो स्पीकर का जो पद है वो सहयोगी दल के पास था, टीडीपी के पास था। बाद टीडीपी के पास था। एक हवाई जहाज क्रैश में या हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी जी। अगर स्पीकर का पद के अलावा वो कौन कौन से पद होंगे जिस पर कि मतलब भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करना चाहेगी, और टीडीपी और जो नीतीश हैं वो चाहेंगे कि ये कम से कम इतने महत्वपूर्ण पद हमें मिलें, ये खींचतान मोल तोल? देखिए, 4-5 जो बड़े मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सबसे प्रमुख मंत्रालय हैं। रेलवेज, ये 4 मतलब टॉप ऑफ द लाइन मिनिस्ट्रीज हैं। अब मिनिस्ट्री कौन सी ले पाते हैं, कौन सी बीजेपी देने को तैयार होगी, ये बहुत डेलिकेट नेगोशिएशन होगी, क्योंकि उसके साथ साथ उनको बिहार के लिए पैसे चाहिए होंगे, उनको आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए होगा, कई दूसरे भी गुना भाग चल रहे होंगे, नया कैपिटल बनना है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए फंडिंग करनी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो सहयोगी दल है, उनकी नजर एक बात पे निश्चित रूप से रहनी है, जैसे एक तो स्पीकर का पद, और दूसरा किस तरह से आने वाले समय में एजेंसियों का दुरुपयोग ही हो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जो एक बिल्कुल ऐसे निकलते थे ना धनुष में से तीर की तरह की, जिस तरफ सादा बस गए और सीधा हिट, वो केस तो होगा नहीं होगा, लेकिन एक कंप्लीट हैरेसमेंट बंद करो और सारे विपक्षी निशाने पे, वो टीडीपी और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे हो। अब उसको कैसे साधते हैं, क्या इस तरह से क्या होता है, ये तो सब बंद कमरों में डिसाइड होगा और बहुत पेचीदी भरी नेगोशिएशन और इस पर डिस्कशन होंगे। लेकिन दिलचस्प है, जैसे मैंने कहा ना, सरकार बन रही है और बिल्कुल जनादेश के साथ बन रही है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अब आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जी संजीव जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, दूसरे विषय पर आते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शेयर बाजार को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 12 मई को अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदना चाहिए, पीएम मोदी 19 मई को कहते हैं कि शेयर बाजार आगे जाएगा, 31 मई को बड़ी एक्टिविटी होती है, 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। तो राहुल गांधी क्या बोले, ये सुनिए। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। तो संजीव जी, दोबारा शामिल कर रहा हूं। बीजेपी का सारा फोकस तो सरकार बनाने को लेकर, माथापच्ची करनी है, मंत्रालय तय करने हैं, किसको क्या देना है ये तय करना है। इन सब के बीच में राहुल गांधी का ये प्रहार कैसे देखते हैं आप इसे? जेपीसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले सवाल के उत्तर में आखिर में कहा कि अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। बीजेपी का सारा प्रयास और फोकस सरकार बनाने में है, विपक्ष का सारा प्रयास और फोकस इस बात पर है कि कैसे सरकार को पहले दिन से ही शर्मिंदगी और आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाए। तो बात यह है कि मैं राहुल गांधी के आरोपों से इस तरह तो सहमत नहीं हूं कि बहुत बड़ा कोई घोटाला हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई आप मुझे सही युक्ति या लोकोक्ति समझ में नहीं आ रही,
एकदम से। लेकिन बात यह है कि शेयर बाजार में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा हावी है, कौन सी कम्युनिटी देश के अंदर सबसे ज्यादा शेयर बाजार का कारोबार करती है? गुजराती। तो मतलब अब वो उन्होंने जानबूझ के कहा, मोदी जी ने, अमित शाह ने किसी प्रायोजित सोच के तहत कहा, या गुजरातियों से शेयर बाजार की बात किए बिना रहा ही नहीं जाता? उनके सोच का और एक जो पूरा जो उनका माइंड स्पेस है उसमें एक हिस्सा स्टॉक मार्केट भी रखता है। ये इस संदर्भ में कह दिया कि भाई हमारी सरकार आएगी और बढ़ेंगे शेयर के भाव, खरीद लो। तो ये, और एग्जिट पोल को लेके तो बहुत चर्चा हुई। एग्जिट पोल को लेके तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, बेसिकली एग्जिट देने के लिए आया है निवेशकों को, जिनको मालूम है अंदर ही खबर, वो एग्जिट कर जाए ऊंचे दामों पे और फिर नीचे आए फिर खरीद ले, तो ऐसे मुनाफा। लेकिन 30 लाख करोड़ की कोई हेरा फेरी हुई, कोई बहुत ही, अब एक्चुअली ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जांच करके भी कोई क्या कर लेगा? और एफआईआई तो लगातार मतलब बेच रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में। पिछले 2 महीने में उन्होंने कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक बेच दिए हैं। तो डीआईआई खरीद रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ज्यादा खरीद रहे हैं। तो क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगता है कि चलेगी सरकार। देखिए, आप खुद देखिए ना मोहनलाल जी, एग्जिट पोल आया, मार्केट फट गया, ऊपर की तरफ चल गया। रिजल्ट्स आए, मार्केट धाराशायी हो गया, जमीन पे आए गिरा। लेकिन उसके बाद फिर स्टेबल हो गया ना, क्योंकि उनको लगा ठीक है भाई, बहुत मजबूत 56 इंच सीने की सरकार नहीं भी आई है, लेकिन सरकार इनकी बन रही है। तो ब्रॉडली शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी को डिसलाइक करता है या उससे डरता है। तो उसको जहां निश्चितता दिखती है वो वापस थोड़ा स्थायित्व आ जाता है उसमें। तो इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की बात भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह सही है, विपक्ष के बड़े नेता है, मौका मिला जी, और अडानी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, अपनी टिप्पणी करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। पॉडकास्ट में आगे हम क्या सुनेंगे? गजा इसराइल में एक खबर ये है कि वहाँ पर यूएन के एक स्कूल पर इसराइली स्ट्राइक में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है। और इससे पहले सुमिरन हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ें, दूसरे चरण की ओर बढ़ें, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि फेसबुक पर जो हमें सुन रहे हैं वो हमें कृपया इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर सुने, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कई लोग लिख रहे हैं कि सुनने में दिक्कत आ रही है और नेटवर्क की प्रॉब्लम समझ में आती है। राकेश कुमार दुबे लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं की कद्र नहीं की। मोहम्मद हुसैन हैं जो नमस्कार कर रहे हैं। मनोहर चमोली कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल कुछ भी करे, लेकिन ये मौका है इंडिया गठबंधन को पुरजोर तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने का सुनहरा मौका। डीके परमार कह रहे हैं अयोध्या फैजाबाद में जनरल सीट में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट देकर वो गेम चेंजर बन गए। जी, अगर यूट्यूब के कमेंट्स की बात करूं तो मोहम्मद अली हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष अब जाकर मजबूत हुआ है। अनूप कुमार कह रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कई सालों से गठबंधन में है और अब वक्त है कि नीतीश को राजनीति के दौर में उनका वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। SSBC हैं जो कह रहे हैं कि एक वोट से जो सत्ता है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा चरण, बात गजा और इसराइल की। इसराइल ने मध्य गजा में एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है और उधर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ दोहा में युद्ध विराम व बंधक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। डेर अल बलाह में तगड़ी बमबारी की खबरें हैं। इसराइल का कहना है कि वहां हमास का ठिकाना था जिस पर वो हमला कर रहा है। सेंट्रल गजा में सैकड़ों विस्थापित फलस्तीनियों से भरे संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इसराइली हवाई हमले में कथित तौर पर कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। स्थानीय पत्रकारों ने BBC को बताया कि नुसरत शरणार्थी शिविर में की स्कूल की ऊपरी मंजिल की क्लास पर एक युद्धक विमान ने मिसाइलें दागी। इस घटना के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें तबाही और कई शव दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो फुटेज जारी हुआ है उसमें ध्वस्त हो चुकी क्लासेज और कफन में लिपटे हुए शव दिखाई दे रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसने
अपने स्कूल में हमास के ठिकानों पर सटीक हमला किया और कई लड़ाके जो हैं हमास के वो मारे गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इधर ही भीतर मौजूद थे। इनकी संख्या 20 से 30 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि हमास का जो मीडिया ऑफिस है उसने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि इसराइल ने भयानक नरसंहार किया है। हालांकि इजरायली सेना बार बार ये जोर देकर कहती रही है कि उसने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन हमास लगातार इसे नरसंहार बताता रहा है। हमले में मारे गए और घायल लोगों को अल अक्सा अस्पताल में ले जाया गया। गालिया मंसूर ने कहा कि उनके बेटे अहमद की इस हमले में मौत हो गई। हम अल कस्तल टावर्स में विस्थापित हैं। मेरे बेटे ने सुबह 2:30 बजे फोन करके बताया कि उसका दूसरा बेटा अहमद शहीद हो गया है। उन्होंने उसे स्कूल की क्लास में मिसाइल से मरते देखा। हम जागते रहे और अब तक सोए नहीं हैं। वे मेरे बेटों में सबसे छोटा और मेरा सबसे प्यारा बेटा था। महा इस्सा, जिनके पिता रिश्तेदार हवाई हमले में मारे गए, उन्होंने बताया, हम UNRWA के स्कूल में थे। दोपहर 3 बजे हमने स्कूल पर 5 मिसाइलें गिरने की आवाज़ सुनी। मैं दौड़ते हुए बाहर गई और देखा 3 कक्षाओं में आग जल रही थी। 50 लोग मारे गए। मेरे पिता सीधे मिसाइल की चपेट में आ गए थे और मेरे चाचा और मेरे 2 चचेरे भाई शहीद हो गए। जूलियट टूमा संयुक्त राष्ट्र की जो फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी है उसकी प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। I have seen those statements from the Israeli army and I have no way. जूलियट टूमा कह रही हैं, मैंने इस्राएली सेना के उन बयानों को देखा है और मेरे पास इन दावों की पुष्टि या दावों को खारिज करने के लिए कोई तरीका नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि वहाँ 6000 लोग शरण ले रहे थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वो संयुक्त राष्ट्र के काम करने की जगह है। उस पर एक संयुक्त राष्ट्र ध्वज भी था। ऐसी जगह की जानकारी इस्राएली सेना को कई बार साझा की जाती है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि UNRWA का कहना है कि ऐसी जगहों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और कई बार UN जो है ऐसी जगहों की जानकारी सेना को ज़रूर बताती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे हमले हो जाते हैं। पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, ये हमला कितना बड़ा हमला है और क्या इससे जो शांति वार्ता चल रही है, शांति का मध्यस्थ का प्रस्ताव चल रहा है, इसका असर इस पे भी कुछ पड़ेगा? देखिए, ये हमला इस्राएली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही प्रिसाइज जो है ये हमला था और उन्होंने 3 उन वहां पर कमरों को जो है टारगेट किया था जहां पर कि उनकी जानकारी के अनुसार 20 से 30 तकरीबन हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ही संगठनों के वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। तो इस्राएली फौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हर तरह की जो है तैयारी कर रखी थी कि जिससे कि वहां पर आम जो लोग फिलिस्तीनी जो वहां पर शरण लिए हुए थे उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। और अभी भी वो अपने दावे पर जो है वो बने हुए हैं। हालांकि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और वहां पर बहुत सारे आम लोग मारे गए। हमास का जो वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तरफ से कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 लोग इस हमले में मारे गए। तो ये हमला जो है ये काफी बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जबकि एक शरणार्थी शिविर पे हुआ है जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे, तो जाहिर है कि इसका असर काफी पड़ेगा। जो शांति वार्ता चल रही है उस पर भी उसका असर पड़ना बिल्कुल जाहिर है कि उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन आपको साथ ही साथ ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर लगातार बहुत जो है कार्रवाई में तेजी आई है, इस्राएली जो फौज है उसकी कार्रवाई में। और एक तरफ तो शांति वार्ता की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने तकरीबन 3.5 लाख आरक्षित सैनिकों को जो है इकट्ठा कर रखा है और वहां पर इस्राएली फौज की जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ रही है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा फौजी जो हैं उनको अंदर ले जाया गया है और वहां पर हर जगह हर इलाके में लगभग जो है कार्रवाई में तेजी आई है। और इसको शांति वार्ता के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस्राइल इस प्रस्ताव के लिए इसलिए तैयार हुआ है कि उसे इस बात की उम्मीद है कि जब तक इस प्रस्ताव पर कोई कामयाबी मिलेगी तब तक वो शायद जिन लक्ष्यों को लेकर के वहां पर आगे बढ़ा था उसमें भी कामयाबी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, पॉडकास्ट में यरूशलेम से शामिल होने के लिए। तो सुमिरन कुछ बता दें क्रिकेट वगैरह? जी बिल्कुल। कल
फाइनली भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अपना खाता खोला। भारत और आयरलैंड का मुकाबला हुआ। आयरलैंड सिर्फ 96 रन बना पाई और ये लक्ष्य भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल किया। 97 रन बनाए, 8 विकेट से मुकाबला जीता और रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और अब सबकी नजरें भारत और पाकिस्तान के मैच पर जो होगा 9 जून को।